नमस्कार दोस्तों। चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन जो है वो कमीशन कर लिया है। सवाल उठता है कि फ्यूजियन जब कमीशन हुआ उसके बाद में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। साथ में इंडिया के ऊपर इसकी वजह से क्या थ्रेट है, बाकी देशों के ऊपर क्या थ्रेट है, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर ये क्या असर डाल सकता है, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे मेरे द्वारा हिंदू एनालिसिस की क्लास ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, फ्यूजियन के फीचर क्या है। फ्यूजियन ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है, जो कि अभी तक अमेरिका की ही नेवी के पास में था। चाइना वो दूसरा देश है जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ये टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो आसानी से अपनी उड़ान जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से भर पाता है। इतना ही नहीं, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कैपेसिटी है वो लगभग 80,000 टन की है। इसके पहले जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर थे उनकी कैपेसिटी 60,000 टन की थी। मतलब इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेसिटी 20,000 टन पुराने दो एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा है। मतलब बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर कैपेसिटी के साथ में ये एयरक्राफ्ट कैरियर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। साथ में अभी चाइना के पास में जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके ऊपर स्पेशल काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जो हमारे नॉर्मल एयरक्राफ्ट होते हैं जो जमीन के ऊपर चलते हैं उनको एक लंबा एरिया चाहिए अपनी उड़ान भरने के लिए। पर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जगह कम होती है, जिसके अंदर कम जगह पर ज्यादा उड़ान भरने की कैपेसिटी होना चाहिए। उसके लिए कुछ स्पेशल एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। चाइना J-15 करके एयरक्राफ्ट का यहाँ पर यूज करता था। ये जो J-15 एयरक्राफ्ट था इसका वजन था 18 टन, जो अपने आप में काफी ज्यादा है, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। जिसके बाद में चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट को एडवांस किया है और अब J-15 एयरक्राफ्ट का प्रयोग जो है वो चाइना कर रहा है, जिसके अंदर कैटापल्ट टेक्नोलॉजी है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वर्जन भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ में अगर हम लोग बात करें तो चाइना के पास में जो पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके अंदर लियोनिंग है, जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का था। उसके बाद में 2019 के अंदर चाइना ने शेंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रयोग किया था। उसके बाद में ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो चाइना का दिखाई दे रहा है। अब इन एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से जियो पॉलिटी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। देखो, चाइना का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ में बॉर्डर पे है, पर बाकी देशों के साथ में अगर आप देखोगे तो चाइना जो है वो समुद्र के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, खास करके साउथ चाइना सी के अंदर, जिसके अंदर आपको ताइवान दिखाई देगा। ताइवान, चाइना का कहना यह है कि ताइवान एक अलग देश नहीं है, ताइवान एक हमारी ही प्रोविंस है जो हमसे दूर हो गई है, जिसे हम लोग जल्दी ही यूनिफाई करेंगे। उसके अंदर फ्यूजियन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। ये बात चाइना बहुत अच्छे से जानता है, इसी कारण से चाइना ने जो नाम दिया फ्यूजियन है। फूजियान नाम ही बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि फूजियान चाइना की एक प्रोविंस का भी नाम है जो सबसे ज्यादा क्लोज है ताइवान के। ताइवान के जो सबसे ज्यादा क्लोज प्रोविंस है उसके नाम पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम दिया गया है। नौ जर्सिस साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने क्या किया है, कई सारे छोटे छोटे आइलैंड का निर्माण किया है। मतलब क्या होता है, चाइना के यहाँ पर आप साउथ चाइना सी जब देखोगे तो इस साउथ चाइना सी के अंदर कई सारे कोरल आइलैंड थे जो थोड़े समुद्र के अंदर थे। चाइना ने क्या किया, इन आइलैंड के ऊपर रेती डाली, मिट्टी डाली, कंस्ट्रक्शन का आइटम डाला और उसके बाद में इन आइलैंड को थोड़ा ऊपर लेके आया। उसके बाद में यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया। जैसे आप साउथ वेस्ट के देखोगे, साउथ वेस्ट के 26 जनवरी 2005 तक कुछ ऐसे दिखता था, पर 23 अप्रैल 2016 तक आते आते इसके अंदर कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट हो गया, ताकि यहाँ पर अलग अलग आइलैंड जो है वो चाइना ने डेवलप कर लिए हैं। अब जो चाइना ने ये अलग अलग आइलैंड ग्रुप डेवलप किए हैं, इनकी वजह से चाइना का क्लेम इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होगा, जिसकी वजह से चाइना पूरे साउथ चाइना सी के अंदर एक क्लेम कर पाएगा। साथ में इन आइलैंड का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप यहाँ पर फिलीपीन देख रहे हो, फिलीपीन के साथ में चाइना हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। ताइवान के साथ में चाइना का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको मलेशिया दिखेगा, इंडोनेशिया दिखेगा, जिनके साथ भी चाइना कॉन्फ्लिक्ट में है। इन कॉन्फ्लिक्ट का कारण है 9 डैश लाइन। चाइना ने साउथ चाइना सी के ऊपर 9 डैश लाइन बनाई हुई है, जिसके ऊपर चाइना का कहना है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, जो कि सोवेरेन वाटर के अंदर आ जाता है फिलीपीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान। इस कारण से इन देशों के साथ में चाइना का लगातार कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहता है। अब चाइना का कॉन्फ्लिक्ट इन देशों के साथ में है तो सही, पर उस दौरान में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे आइलैंड चाइना बना रहा है। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड है वो साउथ चाइना सी के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में यूज हो सकते हैं, जहां पर इन आइलैंड के ऊपर चाइना अपने नेवल बेस बना रहा है, साथ में कई सारे और डेवलपमेंट कर रहा है। साथ में इन्हीं आइलैंड की वजह से मछलियां वगैरह सारे रिसोर्सेज जो है समुद्र के अंदर से पकड़ रहा है।
जिसके कारण से चाइना का साउथ चाइना सी के अंदर क्लेम जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा। अब चाइना का अगर क्लेम साउथ चाइना सी के अंदर स्ट्रांग होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम किसी को होगी, तो वो अमेरिका है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी भारी असर पड़ने वाले हैं। क्यों पड़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसको समझना। जब हम लोग बात करते हैं चाइना की, तो चाइना एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो लगातार एक्सपांशनिस्ट है, जो अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है। मतलब ये साउथ चाइना सी के ऊपर ही नहीं रुकता है, ये अपनी इंडियन ओशन के अंदर भी भारी प्रेजेंस ऑलरेडी बनाया हुआ है। अभी तक तो भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है वो बॉर्डर के ऊपर है, पर आने वाले समय में समुद्र के ऊपर भी इंडिया चाइना के डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आपको लगेगा कि अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, चाइना ये क्लेम वगैरह कैसे करने लगेगा, इंडियन ओशन तो बहुत ज्यादा दूर है। आप एक बार चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन के अंदर देखो, जहां पर ये इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर चाइना ने श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है। जब श्रीलंका को कंप्लीट रूप से डेप्ट ट्रैप के अंदर लाया गया, उसके बाद में यहां पर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का चाइना द्वारा डेवलप है। चाइना की प्रेजेंस म्यांमार के अंदर है, चाइना के पोर्ट, चाइना का पोर्ट कंबोडिया के अंदर है। रिसेंटली जिबूती के अंदर भी चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है, जो कि अफ्रीका के अंदर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आता है। नॉट जस्ट दिस, रिसेंटली सोलोमन आइलैंड के साथ में भी चाइना ने अपनी ट्रीटी वगैरह की है। सेचिलिस के अंदर चाइना की प्रेजेंस है, जो कि चारों तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश है, और इंडिया के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर अपनी प्रेजेंस को चाइना जो है वो लगातार स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है। साथ में आप देखो कि चाइना की लगातार डिफेंस के अंदर जो खर्चा है वो 2013 के बाद से एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। और चाइना जो डिफेंस के अंदर खर्चा कर रहा है, उसके अंदर आर्म फोर्सेस के अंदर खर्चा लगातार कम हो रहा है, पर नेवी के अंदर चाइना अपने खर्चे को बढ़ा रहा है। मतलब चाइना ले दे के अपनी नेवी को डेवलप कर रहा है। और जैसा कि आप सबको पता है कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मजबूत नेवी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद चाइना अपनी नेवी को लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है। सबमरीन, फ्रीगेट, असॉल्ट शिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, इन सबको डेवलप कर करके, जिसके अंदर आप देखोगे तो पुराना इतिहास ये कहता है कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए एक मजबूत नेवी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप पहले देखोगे पोर्चुगीज, जो कि पूरे विश्व के ऊपर एक समय पे राज कर रहे थे, इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। पोर्चुगीज को रिप्लेस किया था ब्रिटेन ने। जब ब्रिटेन ने रिप्लेस किया था तो ब्रिटेन की नेवी बहुत स्ट्रांग थी इस कारण से। उसके बाद अमेरिका ने इसे ब्रिटेन को रिप्लेस किया था, क्योंकि अमेरिका की भी नेवी अपने आप में बहुत स्ट्रांग थी। जिसकी प्रेजेंस समुद्र पे स्ट्रांग है, वो अपने आप एक बड़ा राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर के आता है। रिसेंटली अमेरिका की पावर कम हो रही है, जिस दौरान में चाइना की पावर बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर चाइना का अपनी नेवी को स्ट्रांग करना डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर एक थ्रेट क्रिएट करता है। न केवल अमेरिका के ऊपर बल्कि इंडिया के ऊपर भी चाइना की नेवी का डेवलप होना एक बड़ा थ्रेट है। अब सवाल उठता है कि फुजियान के खिलाफ भारत के पास में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास में अभी एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कमीशन है, जिसके अंदर हम लोगों को आईएनएस विक्रमादित्य देखने को मिलता है। आईएनएस विक्रमादित्य भी इंडिया के द्वारा कंप्लीटली डेवलप नहीं है। एक्चुअल में ये रशिया की कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो पहले बाकू नाम से जानी जाती थी, और ये सोवियत नेवी के अंदर थी। 1980 के अंदर आईएनएस विक्रांत बाकू के नाम से रशिया के पास में था। 1996 के अंदर सोवियत ने इसे डीकमीशन कर दिया था, जिसे रिफर्बिश्ड किया भारत ने, और इसे सर्विस के अंदर लेके आया गया था 16 नवंबर 2013 के बाद। जिसके बाद में भारत के पास में हाल ही में केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कमीशन में है, दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य, जिसकी लेंथ 285 मीटर है। इसका जो टोटल एरिया है वो 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। साथ में इसकी हाइट लगभग 20 मंजिला इमारत इतनी बड़ी है। 22 डेक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 16 पर्सनल जो है ये होस्ट कर सकता है, और 8000 टन की इसके अंदर कैपेसिटी है, जो कि चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर की 1/10 है। साथ में इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 13,000 किलोमीटर तक हम लोगों को आईएनएस विक्रमादित्य की देखने को मिलेगी। हालांकि भारत को और भी ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के पास में एक बड़ी कोस्ट लाइन है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भारत की कोस्ट लाइन बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर है और अरेबियन सी के अंदर है। इन दोनों जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों जगह पे हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब मिनिमम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की हम लोगों को आवश्यकता है, और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम लोगों को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। क्योंकि हो सकता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कुछ कमी आ जाए, उसे ठीक करने के लिए भेजा जाए, या इसे किसी और देश के पास भेजा जाए,
तो उस दौरान में हम लोगों की एक बॉर्डर खाली नहीं होना चाहिए। इस कारण से हम लोगों को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। मतलब ओवरऑल रूप से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। भारत के पास में रिसेंटली एक और आईएनएस विक्रांत जो है वो डेवलप हो रहा है, जिसे कमीशन किया जाएगा 15 अगस्त 2022 के दिन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स अ हाई टाइम, आप लोग ले सकते हो। कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे और हर हफ्ते आपकी प्रिपरेशन को मेरे द्वारा चेक किया जाएगा। आपको कंप्लीट 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी मेरे द्वारा, बट उसके पहले आप लोगों को कोड यूज करना पड़ेगा SRC10। साथ में SRC10 मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप लोग यहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर आपको क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर मेंस टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन शुरू हो चुके हैं। आप लोग बिल्कुल से इसको ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हो गया है वो अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अनअकैडमी के साथ में मिलकर कर सकता है। साथ में ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी द्वारा शुरू की गई है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। 2023 के लिए प्रिपेयर करने वालों के लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जहां पर सारे प्लस के बेनिफिट मिलते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। आप जब चाहे तब अपने डाउट पूछ सकते हो। साथ में आपको फ्री किताबें, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, साथ में आप लोगों को प्रीलिम्स की बुकलेट, ये सब कुछ मिलती है। मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इन सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है। तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, SRC10 कोड का प्रयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।